दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाना तो दूर की बात, अब उनके साथ हो रही मारपीट और धमकी दिए जाने जैसे मामलों ने प्रशासन की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब पीड़ितों को राहत पहुंचाने वाले अधिकारी इस तरह के व्यवहार करेंगे तो दंगा पीड़ित उम्मीद भी करें तो किससे करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। और चलिए इस तमाम पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सरफराज जुड़ चुके हैं शामली से। सरफराज, आखिर क्यों इतनी रिपोर्ट्स बाद, इतनी शिकायतों के बाद भी शामली में जो राहत कैंप पे शरणार्थी रह रहे हैं उनके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है, क्यों सरकार फिक्रमंद नजर नहीं आ रही है? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया कि शामली के भूरा गांव राहत कैंप की घटना है जहां शरणार्थियों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि जब प्रशासन से इसके बारे में सवाल किया जाता है तो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि शरणार्थियों के साथ मारपीट नहीं की गई है। एक बार फिर से सरफराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, आखिर क्या हो रहा है, क्यों बार बार जब शामली की रिपोर्ट दिखाई जाती है, मीडिया में आती है और शिकायतें सामने आती है, उसके बावजूद आखिर क्यों अखिलेश सरकार सोई हुई है, क्यों नहीं इन लोगों के लिए अब तक कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, मामला शामली के भूरा गांव है जहां पर तहसीलदार के रहना बारिश लेकर पहुंचे और पीड़ितों पर शरणार्थी जो कैंपों में बसे हुए लोग हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज और गाली गलौज करते हुए उन्हें वहां जाने की धमकी दी, यहाँ तक कि जान संभालने की भी धमकी दी। और जब हमने इस मामले में एसपी अनिल कुमार राय जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो तालाब की जगह है, वन विभाग की जगह है, इस पर कुछ गाँव कई दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो शरणार्थी बनकर जेल जाने की फिराक में है। जी, प्रशासन कह रहा है कि जो तालाब की जगह है वहां पर लोग अब निर्माण कार्य करा रहे हैं, क्या हकीकत है वहां की? ग्रामवासियों से जब हमने बात की और जो कैंप संचालक है उनसे बात की तो उन्होंने बताया एक ग्राम पंचायत की जमीन है जो हमने अपने कैंप में रह रहे हैं दंगा पीड़ितों को दी है और ये किसी सरकारी वन विभाग की जमीन नहीं है, पर सरकारी विभाग अपने पर अड़ा हुआ है कि ये बोल रहा है कि तालाब की जमीन है, वन विभाग की जमीन है, इसको खाली करके जाना पड़ेगा। जबकि का कहना है कि प्रशासन ने कुछ लोगों से टाट करके कुछ अधिकारियों से बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज, तमाम जानकारी। तो शामली के भूरा गांव राहत कैंप की तस्वीरें जहां पर लोग अपना गुस्सा जाहिर करें, जो शरणार्थी अपना गुस्सा जाहिर करें, इनके साथ मारपीट की गई। हालांकि इन पे आरोप भी लगे कि इन्होंने सरकारी जगह को कब्जाया है और फिलहाल बात करें तो राहत कैंपों में कोई राहत नजर नहीं आ रही है इन शरणार्थियों के लिए। उधर सीएम अखिलेश की चेतावनी के बाद भी सरकारी कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जहां सीएम ने अधिकारियों को समय पर ऑफिस न पहुंचने और लंच के नाम पर ऑफिस से गायब रहने की कार्रवाई करने की बात कही थी, वहीं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में, जहां मरीज घंटों तक डॉक्टरों का इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री की चेतावनी का भी अधिकारियों और डॉक्टरों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लंच के नाम पर घंटों दफ्तर से बाहर रहने वाले अफसरों को चिढ़ाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई अफसर लंच ब्रेक के नाम पर अपने ऑफिस से गायब रहता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री की चेतावनी को नजरअंदाज करते दिखा बलरामपुर सरकारी अस्पताल का। जब हमारे संवाददाता ने जायजा लिया तो अस्पताल में डॉक्टर साहब तो नहीं मिले तो सिर्फ बदहाल मरीज। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की और खासतौर से उन्होंने इस मामले में मीडिया का सहयोग भी चाहा। ऐसे मामलों में हम चैनल 1 के उस प्रयास की सराहना करते हैं जिसका उन्होंने आज सिविल लाइन में अपने पूरी टीम को लेकर के जो है दौड़ा किया और देखा कि वहाँ पर तमाम डॉक्टर ऐसे थे जो नज़ारा थे और मरीज अपने बिस्तर पर डॉक्टर का इंतजार करते मिले। ऐसे में ये जरूर संकेत जाता है कि प्रदेश में अफसरशाही पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, अकर्मण्य हो चुकी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए
साफ कर दिया कि अगर कोई अधिकारी ऑफिस से गायब मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से भी सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन इसका कितना असर दिख रहा है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। आप हमारा सहयोग करो, आप जिस समय हमें बता दोगे, अगर लाइन चल गई आपके टीवी पे कि ये इस समय अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठा है, उसी समय उस अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा। अस्पताल से गायब रहने वाले डॉक्टर पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब मुख्यमंत्री की चेतावनी का असर अधिकारियों पर नहीं दिख रहा है तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां कैसे चुप रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। उधर सपा सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रैलियों का दौर जोरों पर है, जिसके चलते सपा ने ग्रेटर नोएडा में रैली की और रैली के दौरान सपा के कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रभारी नरेंद्र भाटी को सपा कार्यकर्ताओं ने चांदी की साइकिल से सम्मानित किया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ सियासी पार्टियां लोगों से जमकर वादे कर रही हैं, वहीं रैलियों का दौर भी जोरों पर है। सपा सरकार के कार्यकर्ता और मंत्री चुनाव में बाजी मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रभारी नरेंद्र भाटी ने ग्रेटर नोएडा में रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान जहां नरेंद्र भाटी विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे, वहीं नरेंद्र ने सपा सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। नरेंद्र का कहना है कि अगर जनता प्रदेश का विकास चाहती है तो सपा सरकार को वोट दे, क्योंकि सपा सरकार किसानों और गरीबों की हितैषी है। वहीं नरेंद्र भाटी ने बीएसपी सुप्रीमो माया पर जमकर सियासी तीर चलाए। जहां एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं ने रैली के दौरान मंत्री नरेंद्र भाटी को चांदी की साइकिल से सम्मानित किया, वहीं नरेंद्र भाटी आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेते नजर आए। नरेंद्र का कहना है कि अभी तो आपने 1 महीना देखा है, 3 महीने बाद आम आदमी पार्टी का सच जनता के सामने होगा। जहां इस मौके पर हजारों लोग इकट्ठे हुए, वहीं इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सरकार जनता के बीच वादों और दावों के साथ उतरने के लिए तैयार नजर आ रही है, वहीं देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में सपा अपने सियासी दांव पेचों के चलते जीत के कितना करीब पहुंच पाती है। अंश सैफी के साथ शाइस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। उधर आरजेडी और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में हुए गठबंधन पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने। लोकसभा चुनाव का समय करीब है, गठबंधन का दौर जारी है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि बिहार में जो कांग्रेस और आरजेडी जो गठबंधन हुआ है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा? निश्चित तौर पर ये बहुत फायदेमंद। हम लोग अब वहाँ बिहार में स्वीप कर जाएंगे। वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी ताकत हो गई। जो सांप्रदायिक वोटों का बिखराव था, पिछली बार भी हम लोग लगभग 80 लाख वोट पाए थे। नीतीश और बीजेपी गठबंधन 1 करोड़ 13 लाख वोट पाए थे। सिर्फ 33 लाख वोटों की कमी थी, जबकि कांग्रेस अलग थी। अब तो हम स्वीप करेंगे वहाँ किसी भी, न बीजेपी को, न जेडीयू को, न किसी और को। हमारा गठबंधन सबसे ताकतवर। जेडीयू का वहाँ पर दबदबा काफी है। अगर हम पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो उनको काफी फायदेमंद भी साबित हुआ, तो सीटें भी ज्यादा आई थी। लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस जो अब की बार जो गठबंधन हुआ है उसका सिनेरियो कुछ अलग इस तरह है कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही, जेडीयू अलग लड़ रही। उसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? निश्चित तौर जो हमने पहले बताया है कि 1 करोड़ 13 लाख वोट जेडीयू और बीजेपी को मिला था। अकेले राष्ट्रीय जनता दल लगभग 80 लाख वोट पाया था। तो अब तो वो गठबंधन भी टूटा हुआ है। तो हम लोगों की तो हम स्वीप कर रहे हैं, वहां उनको तो सफाया हो रहा है, उनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी, बीजेपी की और जनता दल यूनाइटेड की। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और रामविलास पासवान का गठबंधन वहां पर भरपूर परचम के साथ आएगा। चुनाव का समय नजदीक है, प्रत्याशियों की घोषणा का दौर लगातार जारी है। आरजेडी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों में चुनाव लड़ रही? क्या यहाँ भी बिहार के तरीके किसी भी पार्टी से, किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल से गठबंधन होगा? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी
कुछ सीटों पे गठबंधन रहा। हमारी यहाँ पे ताकत कम है, फिर भी हम कुछ सीटों पर यहाँ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू है और इसी फरवरी में हम कंप्लीट करके मार्च प्रथम सप्ताह में हम घोषणा करेंगे। 2009 के चुनाव में अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, बहुत ही कम सीटों पे, इक्का दुक्का सीटों पर ही चुनाव लड़ा गया था। अब का क्या सिनेरियो है, क्योंकि लक्ष्य कुछ बड़ा है, कांग्रेस को भी सत्ता हासिल करनी है, क्योंकि अगर जनता की रोष देखा तो काफी रोष है। निश्चित तौर पर जो विधानसभा का चुनाव था, हम ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। हमने 1-2 सीटें जो लड़ी, उन 9 में मुहान सीट पे हमने चुनाव लड़ा था, वहां पर हम लगभग 30,000 वोट पाए थे। समाजवादी पार्टी और हम में विशेष अंतर नहीं था, वो तीसरे नंबर पे थी, हम चौथे नंबर पे थे। अगर हम हर जगह यहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ते तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता, इसलिए हमने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव में हम और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सांप्रदायिकता ज्यादा फैलाने की बात करती है, सत्ता में नहीं रहती तभी सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है, क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का खेल ही है सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करना। वो दंगे फसाद कराकर एक अव्यवस्था पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो वोटों का पोलराइजेशन हो। लेकिन अब की बार उनका सफल नहीं होगा और वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका। तो ये थे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर हम अधिक से अधिक सीटें जरूर हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र प्रताप के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ। यूपी स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार इसी तरह से जा रही है। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमन। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैलाए और नाम इस्लाम का खराब करे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुजाहिद जैदी ने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब शाहिद मंजूर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 2 साल से तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन कौन सी उपलब्धियां अभी तक समाजवादी पार्टी की रही हैं? समाजवादी पार्टी उसूलों की, सिद्धांतों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर काम करते हैं। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब उन्हीं फार्मूला, उन्हीं सिद्धांतों पर काम हुआ। जब हम छोटे थे तो नारा लगाते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का में होता था, नारा लगाते थे कि तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा कढ़ाई मुफ्ती हो। तब ये समझ में नहीं आती थी बात। लेकिन अब जब 3 बार से सरकार बनी, 4 नेताजी की सरकार बनी, फिर दोबारा बनी, फिर आदरणीय चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी की सरकार बनी और जो काम हुए, तब ये अंदाजा हुआ कि जो नारा था उसका महत्व क्या है। यानी एक नारा लगा कर दवा पढ़ाई मुफ्त हो, तो जब नेताजी ने पहले इलाज मुफ्त किया, 1 रुपये का पर्चा किया, तो पता चला कि दवा कैसे मुफ्त होती है, पढ़ाई कैसे मुफ्त होती है। जब फीस माफ करी गई, इंटरमीडिएट तक की फीस माफ करी, बच्चों की एजुकेशन फ्री करी, तो पता चला कि कैसे होती है पढ़ाई मुफ्ती। तो इन्हीं सिद्धांतों और इन उसूलों पर समाजवादी पार्टी काम करती है। समाजवादी पार्टी ने एक अपना मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से संभवतः पहली पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करती है या मैनिफेस्टो पर काम करती है। तो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही थी
अखिलेश जी की सरकार में मैनिफेस्टो पर काम किया। लोकसभा को लेते चलते हुए आप लोगों का क्या क्या रणनीति, जैसा कि आज बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई थी, सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह जी ने आप लोगों की बैठक बुलाई थी, तो किस रणनीति पर काम करने के आप लोगों को जो है वो निर्देश दिए गए हैं? एक शब्द जो इस्तेमाल करती है मीडिया, सुप्रीमो, मुझे इस पर आपत्ति है। पार्टी में नेता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ये सुप्रीमो और ये सब जो है, ये तो इन शब्दों पर ये आपत्ति है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इस देश के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं मुजाहिद जैदी, चैनल 1 न्यूज़, लखनऊ। हापुड़ के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 वर्षीय मासूम बच्ची को टक्कर मार दी, जिसके चलते बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। उत्साहित ग्रामीणों ने गढ़ मेरठ नेशनल हाईवे को जाम कर और जमकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद उत्साहित लोगों को शांत कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की छानबीन कर रही है। ये सिंगल रोड है, यहाँ पर जैसे 20 साल इस ट्रक को, इस रास्ते को बने हुए हो गई, और यहाँ पर गंदगी अधिक रहती है। यहाँ पर ना कोई सख्त कार्रवाई होती, ना कुछ। जैसे ही एक बच्चा अपने घर से स्कूल जा रहा, वहाँ पर गंदगी थी और उनमें से बहुत गति से ट्रक आ रहा तो ट्रक वाले ने ही ना उसके पास कोई वो था। उधर इलाहाबाद के गंगा घाट पर माघ मेले में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। मेले में स्नान का तीसरा दिन है, जिसे मौनी अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। माघ मेले के तीसरे दिन स्नान का अलग महत्व है, जिसके चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्ति स्नान के लिए गंगा घाट पर उमड़ रहे हैं। वहीं मेले की सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने आरपीएफ के जवान और सेना के प्रशिक्षित कमांडोज को मेले की सुरक्षा में तैनात किया है। और अब बात सर्दी के सितम की। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते मैदानों में भी शीतलहर जारी है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने लोगों को जो जिंदगी है वो पटरी से उतार दी है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, वहीं पारा भी सामान्य से 7 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन शीतलहर जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। जहां रात और सुबह से में कोहरे की चादर ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस सड़कों पर कोहरे की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। फिलहाल यूपी स्पेशल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार। 1 मिनट 5 खबरों के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो। इतना असरदार कि अब तक घुटने टेकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। कांग्रेसी विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने बटला हाउस एनकाउंटर केस की जांच को लेकर किया हंगामा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की विदाई। विजय बहुगुणा ने दिया इस्तीफा। हरीश रावत का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। राहुल गांधी के बयान पर बवाल। दिल्ली की सड़कों पर उतरा सिख संगठन। 1984 सिख दंगों में कांग्रेसी नेताओं के शामिल होने की कही थी बात। बोले पुलिस के सामने हाजिर होंगे राज ठाकरे। बताओ भाषण मामले में ठाकरे पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। पुणे के 2 पुलिस स्टेशन में दर्ज है मुकदमा। टोल पर तोड़फोड़ मामले में है आरोपी। और जनता को कैबिनेट का तोहफा। रियायती सिलेंडरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 की गई। कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया फैसला।